साथियों नमस्कार। मैं देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पंचायत 24 न्यूज में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में हर बार आपकी मुलाकात एक राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति से कराते हैं। हम ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराते हैं जो राजनीति में या सामाजिक क्षेत्र में अपने बलबूते पर अपने एक आयाम स्थापित कर चुके हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो न केवल छोटी उम्र से राजनीति में प्रवेश करके अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, वहीं राजनीतिक गलियारों में दर्ज करके लोगों को चौंकाया भी है। ज्यादा भूमिका न बांधते हुए हमें सीधे बात करते हैं कि आज के हमारे मेहमान हैं गौतम बुद्ध नगर के जिला पंचायत वार्ड संख्या 3 के जिला पंचायत सदस्य देवा भाटी। देवा भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार देवेंद्र जी। देवा भाई, आज के हमारा जो साक्षात्कार है उस साक्षात्कार में हम आपसे चंद सवाल करेंगे और बात को बहुत ना बढ़ाते हुए सीधे मैं मुद्दे पर आते हुए एक सवाल पूछता हूं जो आपके लिए बनता भी है, प्रासंगिक भी है। जिस उम्र में छात्र जीवन में छात्र इंजीनियर डॉक्टर का करियर ढूंढते हैं, उस उम्र में आपने राजनीति को अपना चुना, इसके पीछे की कहानी बताइए। देखिए देवेंद्र जी, ऐसा है कि जब हम छात्र जीवन में थे तो छात्र जीवन में चूंकि कॉलेज में स्कूल में एक व्यवस्था होती है कि व्यक्ति अपने एक बाल्यकाल से अपने जीवन के निर्माण के लिए लगता है, तो उस समय पे हम छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के साथ साथ चूंकि मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूं और बाल्यकाल से स्वयंसेवक तो शाखा जाते थे, तो राजनीतिक नहीं, केवल राजनीति करने का विचार मन में नहीं था। मन में विचार था समाज के लिए, अपने आने वाली युवा पीढ़ी के लिए कुछ करने का मन में विचार था। तो इसलिए कम समय में ही जब हमारे अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और संघ के जो संस्कार हमें मिले उसके आधार पर हम लोगों ने यह तय किया कि हमें राजनीति के क्षेत्र में छात्र जीवन से ही जाना चाहिए, क्योंकि वो एक हमारे पास ऐसा समय होता है कि जिस समय में हम और ज्यादा बेहतर युवा पीढ़ी के लिए कर सकते हैं। क्योंकि भारत एक युवा देश है और हमारे यहाँ बहुत सारी लगभग 65% युवा आबादी है, तो इसलिए हमने सोचा कि राजनीति के क्षेत्र में हमें जाना चाहिए और राजनीति के क्षेत्र में युवाओं के लिए विशेष तौर पे हमें कुछ करना चाहिए जिससे कि एक अलग विशेष रूप से कुछ क्षेत्र और समाज के लिए हम कर सकते हैं, इसीलिए हम उस क्षेत्र में। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल देवा भाई ये भी है कि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या किसी और फील्ड में जाकर के एक मुकाम हासिल करे। आप बता रहे कि आपने बाल्यकाल से ही शाखा, संघ और एबीवीपी से जुड़ने के कारण वो प्रभाव रहा कि आप इस क्षेत्र में राजनीति की तरफ मुड़े। आपके इस फैसले को परिवार का कैसा मतलब एक रेस्पॉन्स रहा? क्योंकि परिवार ने आसानी से स्वीकार कर लिया कि उनका बेटा ना डॉक्टर बनेगा ना इंजीनियर, वो राजनीति के फील्ड में जाएगा। तो जरा इस बारे में बताइए। देखिए, इसमें ऐसा है कि कोई भी परिवार जब छात्र जीवन में बच्चा रहता है तो कोई भी परिवार नहीं चाहता कि हमारा बच्चा अभी से ही राजनीतिक जीवन में या राजनीति के क्षेत्र में जाए। चूंकि जब व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई एक अपना एजेंडा लेके चलता है, उस सोच को परिवार के सामने रखता है कि मेरा अपने माता पिता के सामने, अपने परिवार के सामने जब सोच को रखता है कि मेरी सोच ऐसी है और मैं अपने यूथ के लिए, अपने युवाओं के लिए, इस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं जब परिवार को उन विचारों में कोई सच्चाई नजर आती है तो फिर परिवार उसमें साथ देने की कोशिश करता है। हालांकि शुरू में परिवार के लोग कन्विंस नहीं हुए थे, परिवार के लोगों ने उस बात का विरोध किया कि भाई अभी छात्र जीवन में हो तो अभी थोड़ा सा अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाइए और इसी व्यवस्था में थोड़ा आगे बढ़िए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जब माता पिता को, परिवार को विचार पता चले कि हमारे विचार वास्तव में एक अच्छे राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए हमारे विचार है, तो फिर उन्होंने उस बात को स्वीकार किया कि ठीक है भाई, अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप छात्र राजनीति के साथ साथ अपने इस क्षेत्र में जहां जाना चाहते हैं वहां पे आप काम कर सकते हैं। जब आप पहला चुनाव, मुझे याद आता है 2016 में आप अपना पहला जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे, उस समय आप आयु के आधार पर भी योग्य चुनाव के लिए नहीं थे, तो आपने परिवार को अपने लिए कन्विंस कर लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा।
ये तो एक अलग बात थी, लेकिन उस समय आपने माताजी को चुनाव के लिए तैयार किया और फिर माताजी के आधार पर, हालांकि वो एक दौर रहा कि बहुत कम मार्जिन से माताजी चुनाव हारी, लेकिन लोगों ने सराहा, एक वर्ग रहा जो राजनीति को, चुनावी राजनीति को जिले में एनालिसिस करता है, उसमें उन्होंने सराहा कि भाई पहली बार चुनाव लड़े और कद्दावर लोगों के बीच बहुत कम मार्जिन से हार रही। तो ऐसे में माताजी कैसे तैयार हुई चुनाव के लिए? देखिए देवेंद्र जी, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और जब मैं इस विषय पे जब भी सोचता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि उस समय जब चुनाव था पहला, तो मैं राजनीति के लिए एलिजिबल, टिकट भरने के लिए एलिजिबल नहीं था, क्योंकि उसमें 21 वर्ष से के आसपास उसमें आयु चाहिए, तो शादी उस समय हुई नहीं थी। तो माताजी को, चूंकि हमारी माताजी भी काफी संस्कारिक परिवार से और उन्होंने काफी संस्कार हमें दिए, तो उनके अंदर भी जो गुण थे वही हमारे अंदर है। तो हमने उनको प्रेरित किया कि अभी चुनाव है और सीट यदि महिला में आ गई है तो आपको ये चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो माताजी हमारी काफी संस्कारिक है और जब परिवार में कोई बच्चा बड़ा होता है और वो कोई बात कहता है तो फिर उसको कहीं ना कहीं परिवार उसको मानता भी है। तो हमने माताजी को कन्विंस किया कि माताजी आप ये चुनाव लड़िए, और जब आप जाएंगे, क्योंकि मेरी माताजी आर्य समाज से भी जुड़ी हुई है और हमारे घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है, तो ऐसे संस्कार हमारी माताजी के अंदर थे। और कुछ लोगों ने उस समय मुझसे कहा भी कि भाई आपकी तो शादी नहीं हुई, तो आप कैसे चुनाव के क्षेत्र में भी आप जाओगे? तो हमने कहा भाई आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाओगे तो हम अपनी माताजी को चुनाव लड़ाएंगे। पत्नी को तो सब लड़ाते हैं, कोई माताजी को लड़ाने वाला भी तो होना चाहिए, तो हमने माताजी को चुनाव लड़ाया। अच्छा, उस समय एक चर्चा थी, मैं उसको मैं प्रूफ नहीं मान रहा हूँ, स्वसिद्ध नहीं मान रहा हूँ, लेकिन चर्चा थी, मैं उस चर्चा पे, आपने माताजी को बातों से कन्विंस किया, ब्लैकमेल किया? देखिए ऐसा है, माँ तो माँ होती है कि भाई या तो चुनाव लड़िए वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। नहीं, देखो माँ तो माँ होती है, और जब बच्चा कोई बात अपनी माँ से कहता है तो मुझे लगता नहीं कि दुनिया की कोई ऐसी माँ होगी कि अपने बेटे की या अपने बच्चे की उस बात को नहीं मानेगी। और जब उनको लगा, मैंने काफी समय तक क्षेत्र में काम किया, छात्र राजनीति करते हुए, तो उनको लगा कि वास्तव में हमारा बच्चा जो सही रास्ते पे है, तो उन्होंने उसमें मेरा साथ दिया। तो मैंने ब्लैकमेल नहीं किया, कन्विंस किया मैंने, और उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, जब पहला चुनाव लड़े आप, तो आपके चारों तरफ धुरंधर थे राजनीति, और आप राजनीति की जमीन पर एक अंकुरित बीज थे, और वो लोग जो राजनीति में आपके सामने, आपकी माताजी के सामने चुनाव लड़ रहे थे, जो आपके प्रतिस्पर्धी थे, प्रतिद्वंदी थे, वो राजनीति की जमीन के दरख्त थे। तो क्या एक असुरक्षा का भाव, मतलब राजनीतिक रूप से असुरक्षा का भाव, कि भाई चुनाव से पहले ही मैं ऐसे लोगों के सामने चुनाव लड़ रहा हूं जो मजबूत पकड़ क्षेत्र में रखते हैं, जिनकी अपनी पहचान है, तो इस तरह का कोई भाव आया? देखिए, कभी असुरक्षा की भावना भी नहीं आई और कभी भाव भी नहीं आया, क्योंकि जब हम एक विजन को लेकर काम करते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति कम उम्र से, कम समय से राजनीति या किसी भी क्षेत्र में जाता है तो उसके पास एक विजन होता है। तो हम एक विजन को लेकर काम कर रहे थे, और इस क्षेत्र की महान जनता को मैं धन्यवाद देता हूं, और विशेष रूप से युवा साथियों को, कि जिन्होंने उस समय मुझ पे विश्वास किया, एक मुझ जैसे नौजवान पे विश्वास किया, और मैंने उनको अपने विचारों से कहीं ना कहीं प्रेरित किया, उनको अपने विचारों को बताया कि भाई मेरे ये विचार हैं, मैं यदि इस तरह की आप मेरा साथ देंगे तो मैं इस तरह की आने वाले समय में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का प्रयास करूंगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस क्षेत्र की महान जनता का, इस क्षेत्र के युवाओं का, कि उन्होंने मेरा साथ दिया और हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर है, और कभी भी मुझे ना तो असुरक्षा की भावना रही, और चूंकि मैं संस्कारों से पोषित कार्यकर्ता था, तो मेरे मन में कभी ये बात नहीं आई कि मुझसे कोई बड़ा है या बहुत धनाढ्य है या मैं उससे कोई, मैंने एक लक्ष्य अपना तय किया कि मुझे मेहनत करनी है, और मेहनत करके, संघर्ष करके अपना रास्ता बनाना है, खुद अपनी मंजिल तय करनी है, और वो हम लोगों ने सब मिलके, इस क्षेत्र के लोगों ने मेरा साथ दिया, तो उसमें मैंने पूरा प्रयास किया और उसमें हमें कामयाबी भी मिली। 2016 में जब आप चुनाव में आए, नया चेहरा थे, चुनाव हारे, हारने के बाद आप फिर अगला चुनाव भी लड़े, उसमें आपको सफलता मिली और आपने बड़े चौंकाने वाला रिजल्ट क्षेत्र को दिया। तो पहले चुनाव की हार से दूसरे चुनाव की जीत तक के बीच का जो सफर था, क्योंकि कहते हैं कि हार का मुंह बहुत बुरा होता है, बहुत दबाव, जी, हार को हर कोई फेस नहीं कर पाता है। तो क्या इस परिणाम ने
आपके ऊपर कोई प्रभाव डाला, किसी तरह से प्रभावित किया, या आपके मन में कोई विचार आया हो कि भी राजनीति में प्रवेश के समय ही असफलता मिली है तो अब क्या दिशा बदली जाए, क्षेत्र बदला जाए? और इसके साथ साथ ये जरूर बताइएगा कि पहले चुनाव की हार के परिणाम के बाद परिवार का रिएक्शन दूसरे चुनाव के लिए कैसा रहा? क्योंकि उन्होंने ये जरूर बोला होगा कि हमने आपसे पहले ही मना किया, आप नहीं माने और परिणाम विपरीत रहा, तो दूसरे चुनाव के बारे में उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही? देखिए, परिणाम पहले चुनाव का विपरीत नहीं था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मैं मात्र 242 वोटों से चुनाव हारा। समाजवादी पार्टी की सरकार किस प्रकार की राजनीति करती है ये सब लोग भली भांति जानते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो इधर उधर की चीजें करके और वो 242 वोटों से चुनाव हराने का काम मुझे किया। तो जब लोगों को, पूरे क्षेत्र के लोगों को, मुझे लगभग उस चुनाव में 10,000 के आसपास वोट मिले थे। तो 10,000 वोट प्राप्त करना जिला पंचायत के चुनाव में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो लोगों ने जब इतना बड़ा समर्थन दिया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे घर पे चुनाव को जैसे ही हम लोगों ने लूज किया, तो लूज का तो हमें पता था कि हमने चुनाव लूज नहीं किया, हमें चुनाव हराया गया है, वो तो हमें पहले ही मालूम हो गया था चुनाव के रिजल्ट के दौरान ही। तो सब लोग गदगद हो गए। इस क्षेत्र के लोगों को बड़ा ही उत्साह और उनके अंदर ये भावना है कि भाई हमने जिस व्यक्ति का साथ दिया, वास्तव में वो तो एक अच्छे योद्धा की तरह उसने चुनाव लड़ा। तो वो चुनाव के बाद में एक इतनी अच्छी सहानुभूति मेरे प्रति लोगों ने दिखाई कि लगभग 10,000 वोट मिलने के बाद 10,000 से अधिक लोग 15 से 20 दिन के अंदर मेरे घर पे मुझसे मिलने आए और मुझे शाबाशी देने आए कि वाह बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत करी। और कुछ लोग ऐसे भी आए कि जिन्होंने साथ नहीं दिया, लेकिन वो ये कहने के लिए आए कि भाई हमको पता नहीं था कि आप इतना अच्छा चुनाव लड़ जाओगे। हमें यदि इतना ऐसे पता होता तो हम तो पहले ही आपके साथ लग गए होते और आपकी जो हार हुई है कुछ महज वोटों से, तो वो आपकी जीत हम हजारों वोटों में तब्दील कर देते। लेकिन उन लोगों को भी एहसास हुआ, परिवार को भी ये लगा कि वास्तव में हमने जिस अपने बच्चे पे, नौजवान साथी पे जिस पे भरोसा करा है, तो उसने वास्तव में क्षेत्र के अंदर एक कमाल करके दिखाया कि इतनी बड़ी, पहली बार में बहुत बड़ा मुश्किल होता है इतनी वोटों के साथ राजनीति करना, और इतनी वोटों को पहले चुनाव में प्राप्त करना अपना आप में एक अनूठा काम था। तो वो केवल मैं नहीं, मेरा परिवार ने, वो इस क्षेत्र ने मेरा साथ दिया, इस क्षेत्र के लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं हमेशा क्षेत्र का आभारी रहता हूं और इसी कारण से मैं हमेशा लोगों के बीच में, फिर उस चुनाव के बाद में और ये जो 2021 का चुनाव हुआ, इन दोनों चुनावों के बीच में कभी भी मेरे अंदर कोई नेगेटिव विटी और किसी प्रकार की कोई मेरे अंदर बात नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास था और लोग मुझे हमेशा संबल देते थे कि भाई आप चुनाव हारे नहीं हो, आप चुनाव हराए गए हो, तो आप मेहनत करिए और आप भविष्य में आगे बढ़िए और हम आपके साथ रहेंगे। तो जब लोग ये कहते थे, लोगों के बीच में जाता था, तो परिवार को भी और मुझे भी एक संबल मिलता था। तो मैं, क्षेत्र के लोगों ने मुझे कभी भी कोई निराशा का भाव मेरे अंदर नहीं आने दिया और इसीलिए मैं हमेशा क्षेत्र के लोगों के बीच में जाता हूं कि वहां कोई भी बात होती है तो आपस में बैठ के बातचीत करते। तो 2016 से और 21 में जो चुनाव में जीता, पहली 2016 में पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ा, 2021 में पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ा। दोनों चुनावों में कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे कोई, मेरी अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आए तो मुझे उसमें कोई निराशा अपने अंदर लाने की मुझे कभी भी कोई ऐसी अनुभूति नहीं हुई। तो बहुत शानदार रहा, बहुत लोग अच्छे तरीके से लोगों ने मेरा साथ दिया और मैं आभारी हूं इस क्षेत्र का। विशेष रूप से मैं बार बार, चूंकि आपके साथ बातचीत करते मैं लगातार लोगों का धन्यवाद कर रहा हूं, चूंकि उन लोगों ने मुझे वास्तव में इतना मेरा साथ दिया, तो मैं हमेशा उसका ऋणी रहूंगा लोगों का। तो ये देखो भाई, जैसे ही आप दूसरा जिला पंचायत का चुनाव स्वतः लड़े और चुनाव जीते, उस चुनाव परिणाम ने राजनीतिक विश्लेषकों के बीच आपको एक पॉलिटिकल प्रोडक्ट के तौर पर प्रस्तुत किया। लोगों ने फिर आपको जिले की भविष्य की राजनीति में भी आपको देखना शुरू कर दिया। लोगों की अपेक्षाएं भी आपसे राजनीतिक रूप से जुड़नी शुरू हो गई। वर्तमान में मैं जैसे सोशल मीडिया पर देखता हूं तो आपका एक फॉलोअर है, एक वर्ग है आपके फॉलोअर्स का, टैग करते हैं भावी विधानसभा प्रत्याशी भाजपा देवा भाटी। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूं, हमारा काम, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। बाल्यकाल से, अभी भी मैं नौजवान हूं, बाल्यकाल से ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अपने मातृ संगठन के साथ अपना मातृ संगठन आरएसएस के विचार हमारे अंदर है। तो कभी भी हम
अपनी मेहनत में विश्वास रखते हैं, कभी भी इन चीजों पे कि भाई पार्टी हमें भविष्य में क्या लड़ाएगी, क्या चुनाव नहीं लड़ाएगी, वो पार्टी तय करती है। 2021 के चुनाव में भी आपने देखा कि पार्टी ने मुझे जो आदेश किया वो पार्टी का आदेश मैंने माना, क्योंकि पार्टी हमारे संस्कारों में है। पार्टी का हम कोई इस्तेमाल करने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी के संस्कारित कार्यकर्ता हैं। तो पार्टी भविष्य में, अब आपसे आगे भविष्य में जो भी आदेश हमारे लिए करेगी, वो हमसे चाहे जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे, चाहे विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे, चाहे अन्य संगठन की अन्य जिम्मेदारियों के लिए, जो भी आदेश पार्टी का होगा वो आदेश सर्वोपरि है। क्योंकि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया जाता है किसी भी चीज के लिए। कोई यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ भी मांग लीजिए, तो वो व्यवस्था यहाँ नहीं है सपा और बसपा की अन्य पार्टियों की तरह। तो जो भी पार्टी आदेश करेगी उस आदेश का पालन करेंगे और पार्टी के बताए अनुसार रास्ते पे चलेंगे। आपने की कि आपकी पार्टी भाजपा, सपा और बसपा की तरह नहीं है, कैडर बेस है, लोकतंत्र पार्टी के अंदर है। तो लोकतंत्र का मतलब मैं मानता हूं कि एक खूबसूरती है कि जब संगठन के अंदर अपनी दावेदारी प्रस्तुत हर आदमी कार्यकर्ता करता है, पार्टी उसकी क्षमताओं को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए किसको चुनाव लड़ाना तय करती है। तो क्या उस लोकतंत्र में टिकट मांगने की जो एक लाइन होगी उसमें देवा भाटी होंगे? ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब भी पार्टी के लिए जो कार्यकर्ता कार्य करता है, और हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग भी ये कहते हैं, हमारी पार्टी का जो मार्गदर्शक मंडल है वो लोग भी ये कहते हैं कि भाई मांगने में तो कोई हर्ज ही नहीं है। हमेशा पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने बड़े लोगों से मांगते रहना चाहिए, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और 2027 के यदि चुनाव की मैं बात करूं तो मांगने में तो कोई समस्या ही नहीं है, पार्टी से अनुरोध करेंगे, बाकी पार्टी का जो आदेश रहेगा उस लाइन में देवा भाटी खड़े होंगे। अब आप इसको आपने ये बात कही तो मैंने पूरी कर दी। ठीक है, मैं ये पूछता हूं कि अभी 2026 में 27 से पहले 26 फिर से ग्राम पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होगा, और संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव के दौर से पूर्व एक सरकार एक नया प्रयोग करे कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष को सीधे जनता के द्वारा चुनने की दिशा में भी तैयारियां, ऐसा चल रहा है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है ये प्रयोग यूपी के अंदर हो जाए। तो 26 के जिला पंचायत चुनाव में आपकी क्या स्थिति होगी? 26 के जिला पंचायत चुनाव में देखिए, अभी आपने जो बात कही कि जनता के द्वारा ब्लॉक का चुनाव कराने की और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराने की, तो वो हमारी पार्टी के स्तर पे, सरकार के स्तर पे विचाराधीन विषय है। उस विषय में क्या होगा वो निर्णय लेने का काम सरकार का है। यदि 26वें जिला पंचायत का चुनाव होगा और पार्टी हमें जो भी आदेश करेगी, पार्टी हमसे कहेगी लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे, और जिस भी वार्ड से कहेगी तो उस भी वार्ड से चुनाव लड़ेंगे। तो जो पार्टी का आदेश होगा वो सर्वोपरि, उस आदेश के अनुसार अपना आगामी भविष्य में कार्य करेंगे। अच्छा, एक बात थोड़ा पार्टी से जुड़ा, क्योंकि मैंने संगठन से जुड़ा कोई अभी सवाल आपसे नहीं पूछा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर और पार्टी के जो संगठन है उसमें तारतम्य दिखती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद बहुत सारे बाहरी लोगों का पार्टी के अंदर आना, ऐसा पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं। तो उसके बाद से पार्टी का जो कैडर बेस मूल कार्यकर्ता है उसकी अनदेखी कही हुई है। और जो आज एक बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला से लेकर राष्ट्र तक, हालांकि मैं जिले की ही बात करूं, यह कहीं ना कहीं गुटबाजी भाजपा में है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है, और आप जो बात कर रहे हैं मैं उस पर तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध नगर जिले में पार्टी एकजुट है, और कहीं ना कहीं किसी स्तर पे कोई विचारों में भिन्नता, तो मान लो परिवार में आदमी रहता है तो कई बार वहां भी अपने विचारों में भिन्नता आ जाती है, वो विषय एक अलग है। लेकिन पार्टी के सभी लोग एकजुट हैं, पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ के माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य इस गौतम बुद्ध नगर के अंदर किए, और सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास उनके साथ है। अभी हमारी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हमारे बहुत ही प्रिय भाई और कर्मठ नेता है पार्टी के अभिषेक शर्मा जी, तो इस समय वो संगठन का कार्य कर रहे हैं, और संगठन के जितने भी कार्य वो कर रहे हैं उन कार्यों में पार्टी गौतम बुद्ध नगर जनपद की मैं बात करूं तो अच्छे स्तर पर, चाहे वो जितने भी प्रोग्राम कार्यक्रम ऊपर से आ रहे हैं उनमें
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1, 2 और 3 की स्थिति में हमारा जिला है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब कार्यकर्ताओं के बिना संभव है। तो कार्यकर्ता के हिसाब से पार्टी एकजुट है, और कहीं कोई वैचारिक मतभेद या कोई भिन्नता मुझे लगता है तो वो तो कई बार रहती है, अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं लोगों के। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी यहाँ पे कोई किसी तरह की बहुत बड़ी कोई दुविधा है या बहुत बड़ी की कोई गहराई है लोगों के बीच में, तो वो ऐसा मुझे नहीं लगता है। अच्छा चलिए, एक वैचारिक सवाल है, वर्तमान राजनीति और पूर्व की राजनीति में कोई अंतर महसूस करते हैं? कोई बदलाव आया है? वो बदलाव को किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में मैं ये समझता हूं कि पहले में और अब के मुकाबले में आज की डेट में हमारा जो वोटर है, जो हमारी आम जनता है, वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा जागरूक है। अपने अधिकारों का, क्या उनके अधिकार है इस बात को अच्छी तरह से जानती है, क्या उनकी जनप्रतिनिधियों से अपेक्षाएं ये अच्छी तरह से जानती है, क्या उनको जनप्रतिनिधियों से कार्य कराना ये भी अच्छी तरह से जानती है। तो पहले में और अब में ये अंतर है कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, मैंने आपको पहले बताया कि हमारा देश नौजवानों का है, तो नौजवानों को अब जैसे जैसे शिक्षा की तरफ अच्छी तरह से अग्रसित हमारे युवा हो रहे हैं, तो उनका एक संवाद इस समय जनप्रतिनिधियों से वो पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ा है, और पहले के मुकाबले अब ज्यादा जागरूक हो गए हैं लोग। तो इसलिए अपनी जो भी उनकी व्यवस्थाएं हैं जो राजनीतिक रूप से उनको प्राप्त होती हैं, उनके बारे में ज्यादा उनको जानकारी है। तो मुझे लगता है कि और आज की डेट में और पहले के मुकाबले में अब संवाद ज्यादा अच्छा है। पहले कहीं ना कहीं संवाद का गैप होता था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में की यदि मैं बात करूं, चूंकि भारत हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में बसा हुआ है, 70% ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी भारत की आबादी रहती है। तो पहले कई बार ऐसा होता था कि जो हमने सुना है पुराने लोगों से कि पहले अपने कार्यों में लोगों में खेती किसानी की तरफ आज भी है, लेकिन पहले थोड़ा ज्यादा था, जनप्रतिनिधियों से संवाद थोड़ा कम रहता था, लेकिन अब वो संवाद बढ़ा है। और पहले जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे मीडिया की हम बात करें, चाहे अन्य जो व्यवस्थाएं, वो नहीं थी। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हमारे सारे मीडिया के साथी, और आज की जो भी कोई व्यवस्था होती है, कोई खबरें होती है, कोई विशेष रूप से कोई न्यूज होती है, तो तुरंत सब लोगों को, आम जनता तक पहुंचती है। तो ये अंतर मैंने पहले की और अब की राजनीति में महसूस किया है। हमारे इस साक्षात्कार का मैं अंतिम सवाल करता हूं, राजनीति को लेकर के देवा भारती की समझ क्या है, मान्यता क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूं देवेंद्र जी कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, और मैं जहां भी जाता हूं, जहां भी भाषण देता हूं, जहां भी लोगों से संवाद करता हूं, युवाओं से संवाद करता हूं, तो वहां ये कहता हूं कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि जो हमारी 97-98% चीजें तय करता है। कहने का मतलब है, जो कहने का तात्पर्य है, वह यह है कि राजनीति हमारे जीवन की बहुत सारी चीजों को प्रभावित करती है, बहुत सारी चीजों को, हमारे जीवन को प्रभावित करती है राजनीति। हमारे आसपास का वातावरण कैसा होगा, यह भी राजनीति तय करती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, और आज 2017 के बाद में हमारी भाजपा की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। तो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी चरम पर थी। गुंडागर्दी और लूट खसोट इतने जबरदस्त तरीके पे थी कि लोग बड़े परेशान थे। हमारी माताएं बहनें घर से नहीं निकल पाती थी, छात्राएं हमारी स्कूल नहीं जा पाती थी, हमारे छात्रों का अपहरण होता था दिन प्रतिदिन। लेकिन आज यदि हम आज हम बात करें कि योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार की, भाजपा की सरकार की, तो आज की डेट में कानूनी व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई कि लोगों का जीवन बदल गया। पहले यहाँ निवेश करने के लिए लोग नहीं आते थे। उत्तर प्रदेश को एक खराब प्रदेश की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन आज एक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की श्रेणी में बनाने का काम हमारी योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में किया। तो ये राजनीति का बदलाव है। ये मैं इस बात से मैं आपको ये सिद्ध करना चाहता हूं कि राजनीति हमारे जीवन में कितना बदलाव ला सकती है। ये मैंने आपको इस माध्यम से बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सवालों का, हमने हर तरह से सवाल किया, आपने बेबाकी से उनका जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और राजनीतिक या सामाजिक हस्ती के साथ परिचर्चा लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।